शुक्ला सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष की क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। यानी हम लोगों का विषय क्या है? राजनीति विज्ञान, और इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भारत सरकार और राजनीति। इस प्रश्न पत्र में हम लोगों का जो चैप्टर है, आज का चैप्टर है भारत में संवैधानिक विकास, और उस संवैधानिक विकास में हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वह है 1935 का अधिनियम। तो हम लोग 1935 का जो अधिनियम है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज हम लोग, और ये देखेंगे कि 1935 का जो अधिनियम है किन परिस्थितियों में पारित हुआ, और उसने भारत में जो संवैधानिक सुधार है वह एक तरह से अंतिम अधिनियम है। ब्रिटिश कालीन जो भारत है उसमें संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम है। यानी इसके बाद कोई और अधिनियम संवैधानिक सुधारों के दृष्टि से नहीं लाया गया। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो कैसे है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको जब हम अध्ययन करेंगे 1935 के अधिनियम का, तो इससे हम लोग इसके पीछे उद्देश्य क्या है हम लोगों का। तो उद्देश्य ये है कि 1935 के जो अधिनियम है उसकी विशेषताओं का परिचय प्राप्त करेंगे, और दूसरी चीज जो 1935 के अधिनियम में केंद्र संबंधी प्रावधानों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान देंगे कि जो अधिनियम है 1935 का, इसमें केंद्र संबंधी और प्रांतीय सरकारों से संबंधित जो सुधार किए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन जो आज का हम लोगों का वीडियो है वो सिर्फ केंद्र संबंधी जो प्रावधान किया गया, जो सुधार किया गया, उसी पर हम लोग आज फोकस करेंगे। अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो ये देखते हैं कि परिस्थितियां क्या है। तो परिस्थितियां ये है कि ये जो संवैधानिक सुधार है भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की ओर एक तरह से अंतिम कदम है। जो पहले से 1919 से शुरू हुआ था वह 1935 में आकर के एक तरह से ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से पूरा होता है। तो पूरा होता है तो इसके पीछे भारतीयों का एक बड़ा मांग था, एक बड़ा आंदोलन उन्होंने भारतीयों ने किया कि जो 1935 का अधिनियम है उसमें उनके जो स्वराज्य संबंधित जो उनकी मांगे थी उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार नहीं किया, और स्वीकार नहीं किया तो केंद्र में भी उत्तरदायी सरकार लागू नहीं किया, स्थापित नहीं किया, और प्रांतों में भी उत्तरदायी सरकार लागू नहीं किया। तो जो भारतीय नेता हैं या आंदोलन करने वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, यानी ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें जो उसमें भारतीय लोग शामिल हों और वो लोग भारत पे शासन करें। इसी को दृष्टि में रख करके जब आंदोलन तेज चला और मांगे बढ़ी, यानी जनता में असंतोष और ज़्यादा 1919 के एक्ट को लेकर के बढ़ा, तो फिर उस दिशा में एक नया सुधार किया गया जिसे हम 1935 का अधिनियम कहते हैं। अब इस अधिनियम के पीछे जो 1919 का था तो बड़ा असंतोष था। अब उसमें क्या है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, या जो 1919 के एक्ट की जो कमियां थी उसको कांग्रेस के अंदर ही एक नए दल का निर्माण हुआ था जिसे हम स्वराज पार्टी कहते हैं। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इसकी स्थापना की थी और लोग भी जुड़े थे इससे। तो इन लोगों ने क्या किया कि कहा कि कांग्रेस तो असहयोग करती रही 1919 के अधिनियम से, लेकिन उसका एक धड़ा जो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास का था उसने कहा कि हम बाहर से विरोध करने के बजाय इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत चुनाव लड़ करके और व्यवस्थापिका में पहुंच करके जो एक्ट है 1919 का, इसकी कमियों को जनता के सामने लाएं और उसका भंडाफोड़ करें कि जो ब्रिटिश सरकार कर रही है, जो एक्ट उसने सुधार 1919 में लाया है वो पर्याप्त नहीं है और वो उससे कहीं भी जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण ये था। दूसरी चीज साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो 1919 का अधिनियम आया उसमें ये कहा गया था कि जब एक्ट का क्रियान्वयन होगा 1919 के अधिनियम का, तो उसे क्रियान्वयन की जांच करने के लिए 10 वर्ष के बाद, यानी 1919 का जो एक्ट है कितना सफल रहा उसकी जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति होगी, और उस आयोग के द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा उस सुझाव के आधार पर आगे सुधार किया जाएगा। तो साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन में ढेर सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया, और ये समय से पहले आ गया, यानी 10 वर्ष के बाद आना था और 10 वर्ष से पहले आ गया, यानी 1927 में ही आ गया।
तो जनता में यानी नेताओं में एक असंतोष फैला कि सरकार कहीं न कहीं जो भारतीयों को जो रियायतें देनी हैं उनके साथ वो छल कर रही है, और इसीलिए उसने अंग्रेजों से द्वारा जो निर्मित है, यानी सभी सदस्य साइमन कमीशन के अंग्रेज थे, तो उसने कहा कि अगर भारतीयों पर विचार करना है, भारतीय समस्याओं को जानना है, तो इस आयोग में भारतीयों सदस्यों को भी रखना चाहिए। अगर वो रहेंगे तो बताएंगे कि कमियां क्या हैं और भारत की आवश्यकताएं क्या हैं। तो इसको लेकर के बड़ा विरोध हुआ, साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध किया गया। तो इसने जो अपना रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर बाद में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से होते हुए वो एक श्वेत पत्र बनाया गया, और श्वेत पत्र के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित किया गया। अब देखिए कि उसी संदर्भ में 1928 में नेहरू का रिपोर्ट आया, नेहरू रिपोर्ट एक आई। वो नेहरू रिपोर्ट ये है कि जब भारतीयों ने सुधारों की मांग की, साइमन कमीशन आया, इसका बड़ा विरोध हुआ, तो जो उस समय तत्कालीन जो भारत सचिव थे उन्होंने कहा कि भारतीयों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारत के लिए अपना एक खुद का संविधान निर्मित कर सके, या सुधारों का कोई ऐसा खाका बना सके जिसमें सभी दल सहमत हो और उसके आधार पर भारत में नए कानून बनाए जाए। तो इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करते हुए ये कमेटी बनाई, और उस कमेटी के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अब इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसे ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना, लेकिन भारतीयों ने पहली बार दिखाया कि नहीं, भारतीयों में क्षमता है कि वो अपने अनुसार एक संविधान बना सकते हैं, एक सुधार का खाका खींच सकते हैं। तो ये बड़ा ये भी था, लेकिन इसका भी विरोध हुआ, यानी नेहरू रिपोर्ट को बाद में सभी दलों ने स्वीकार नहीं किया। इसके विरोध में जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रोग्राम दिया। तो ये क्या बड़ा ऐसा माहौल बन गया था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों को थोपने के लिए अवसर मिल गया। दूसरी बात, लॉर्ड अर्विन जो उस समय वायसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने भी 1929 में सुधारों की घोषणा की थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये 1935 का अधिनियम पारित हुआ। अब गोलमेज सम्मेलन, तो भारतीय समस्याओं को, जो भारत में जो राजनीतिक गतिरोध है उसको दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया, जिसमें सभी दलों के लोगों को शामिल करके ब्रिटेन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गोलमेज सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि सरकार की जो नीतियां थी वो किसी भी तरह से भारत में स्वराज स्थापित नहीं करना था। दूसरी चीज, फूट डालो और राज करो की जो नीति है उसको आगे बढ़ाना था। तो इसमें भी कोई समझौता नहीं हुआ, एकमतता नहीं आया, और फिर इस गोलमेज सम्मेलन के बाद जो भारत में सुधार किए गए, 1935 का एक्ट आया। अब एक्ट के प्रावधानों को हम लोग देखते हैं कि 1935 के एक्ट में चीजें क्या हैं, यानी केंद्र के संबंधी में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो केंद्र संबंधी प्रावधान क्या है? तो पहली बात हम जाने कि जो 1935 का एक्ट है एक विस्तृत और जटिल दस्तावेज है, यानी ये अंतिम संवैधानिक सुधारों में अंतिम अधिनियम है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में शासन के संदर्भ में बनाया। तो ये एक विस्तृत और जटिल दस्तावेज है। दूसरी चीज, इसमें अखिल भारतीय संघ, ध्यान दीजिएगा, इसके मुख्य अंग थे कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। दूसरा, इसमें नई प्रस्तावना नहीं दी गई। ध्यान दीजिएगा कि 1935 के एक्ट में कोई प्रस्तावना नहीं शामिल किया गया, लेकिन जो 1919 का जो अधिनियम में जो प्रस्तावना थी उसी को इसमें जोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार का मानना था कि लोगों को ये न लगे कि जो 1935 का एक्ट है ये भारत में अलग तरह का ये अधिनियम है। अगर वो 1919 की प्रस्तावना को जोड़ दिया जाएगा तो भारतीयों को ये लगेगा कि जो पहले से सुधार चले आ रहे हैं उसी में अगली कड़ी है। तो अगली कड़ी है, तो इसलिए इसमें कोई नई प्रस्तावना नहीं जोड़ी गई, 1919 की प्रस्तावना को ही जोड़ दिया गया। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा, यानी केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, यानी डायरेक्टी सिस्टम लागू किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित की गई। ये एक बड़ा परिवर्तन है कि पहली बार प्रांतों में स्वराज स्थापित करने का प्रयास किया गया, प्रांतों का शासन भारतीयों को सौंपा गया। तो ये एक बड़ा परिवर्तन हुआ। दूसरा, प्रांतीय स्वराज्य में प्रांतों में जो द्वैध शासन है
उसको समाप्त करके स्वशासन की स्थापना की गई, यानी स्वराज स्थापित किया गया। यानी जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको शासन सौंपा गया कि वो अपने प्रांतीय स्तर पे वो अपने जनता की आवश्यकताओं के अनुसार कानून बना सके, या जो ब्रिटिश संसद ने कानून बनाया है उसको क्रियान्वित कर सके। तो ये एक बड़ा परिवर्तन था। इस पे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, जो प्रांतीय स्वराज। अब देखिए, जो अखिल भारतीय जो संघ की स्थापना का जो प्रयास किया गया था उसमें है क्या। पहली बात तो ये जाने कि ये जो संघ संबंधी प्रावधान है 1935 के एक्ट का, ये क्रियान्वित नहीं हुआ। अब क्रियान्वित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि जो संघ निर्मित किया जाएगा उसमें 11 प्रांत, यानी जो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है, राज्य है, उसके 11 प्रांत और 6 कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ के निर्माण का प्रावधान किया गया। यानी संघ में 3 लोग शामिल होने थे, 11 प्रांत, 6 की चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासत। अब ये देशी रियासत जो थे इनको स्वेच्छा पे डिपेंड था कि इसमें मैक्सिमम लोग शामिल हुए इस संघ में। दूसरी बात, अगर ये संघ बनेगा तो उसमें देशी रियासतों को संघ में प्रवेश अगर करती हैं, कोई संघ में शामिल होना चाहता है, तो उसे एक स्वीकृत लेख पर हस्ताक्षर करना होगा। अब स्वीकृत लेख क्या था कि उसमें ये था कि जो देशी रियासत है वो कौन कौन सी अपनी शक्तियाँ, क्योंकि वो संप्रभु राज्य है, वो अपनी कौन कौन सी शक्तियाँ संघ को प्रदान करती हैं, वो सभी शक्तियाँ जो संघ को ट्रांसफर करती हैं देशी रियासतें, वो दस्तावेज जो स्वीकृत लेख था उसमें वो लिखा जाता, यानी उसमें अंकित किया जाता और फिर उस पर हस्ताक्षर करता। दूसरी चीज इसमें एक हुआ कि जो संघ बनेगा उसमें एक संघीय न्यायालय, यानी जो विवाद है वो उसको सुलझाने के लिए। दूसरी चीज संघीय कार्यकारिणी एक निर्मित की जाएगी। दूसरी चीज व्यवस्थापिका भी बनाई जाएगी, यानी 3 चीजें बनाई जाएंगी, न्यायालय, कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका। तो जो संघ बनेगा उसमें ये 3 चीजें निर्मित की जाएंगी। अब देखें कि ये प्रावधान लागू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखें कि ये तो शामिल हो जाते हैं संघ में, लेकिन देशी रियासतों को इसमें बाउंड नहीं किया गया। अगर बाउंड किया गया होता तो ये संघ बन जाता। अब देशी रियासतों ने इसमें शामिल होना स्वीकार नहीं किया, और नहीं किया तो चूंकि 3 को मिलाकर बनना था, इसलिए संघ संबंधी जो प्रावधान है 1935 के एक्ट का वो लागू नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि केंद्र में दोहरे शासन की स्थापना की गई, यानी जो 1919 का जो एक्ट था उसमें ये दोहरा शासन प्रांतों में लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में। अब क्या हुआ कि अब प्रांतों में दोहरा शासन यहाँ समाप्त कर दिया गया, और समाप्त करके यही जो दोहरा शासन है वो केंद्र में लागू कर दिया। दोहरे शासन का आशय क्या है कि जो संघीय शासन के जो विषय हैं, यानी केंद्रीय शासन के जो विषय हैं सरकार के, जिन पर केंद्र सरकार शासन करती है, कानून बनाती है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों में बांट दिया गया। तो 2 भाग क्या है कि आरक्षित विषय, जैसे 1919 के एक्ट में प्रांतों में किया गया था, यहाँ पे शासन के विषयों को, यानी संघीय सूची के जो विषय हैं उसको 2 भागों में बांटा गया। एक आरक्षित विषय कहा गया, जिसमें ध्यान दीजिएगा ऐसे मामलों को रखा गया कि जो कहीं न कहीं ब्रिटिश सरकार जो भारत में है उसकी जो सुरक्षा है, जो उसकी शक्ति है, उसको किसी भी तरह को जो भी प्रावधान प्रभावित करते थे वो सभी प्रावधान गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी को सौंप दिया गया। जैसे देखिए, प्रतिरक्षा यानी जो सुरक्षा व्यवस्था है, दूसरी बात चर्च, तीसरी बात विदेश मामले, और फिर कबीलों के मामले। ये जो मामले हैं ये आरक्षित विषय के अंतर्गत रखे गए, और इनका शासन कौन करता था? जैसे 1919 के अधिनियम में हम लोग देखें, इसका शासन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वायसराय और उसकी सहायता के लिए जो सभासद थे वो सहायता करते थे। और इसमें शर्त ये थी कि जो सभासद होंगे उनकी संख्या 3 से ज़्यादा नहीं, यानी जो आरक्षित विषय पर शासन है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा, और वो शासन 3 सभासदों की सहायता से करेगा। अगर 3 सभासद जो होंगे, यानी 3 से ज़्यादा उनकी संख्या नहीं हो सकती, और इस पे वो जनता के लिए उत्तरदायी नहीं है, यानी जो सदन है, विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद है, उसके प्रति इन मामलों में गवर्नर जनरल और ये सभासद उत्तरदायी नहीं।
अब हस्तांतरित विषय क्या है कि इनको छोड़ करके केंद्रीय सूची के जितने भी विषय थे शासन के, वो सभी विषयों को हस्तांतरित विषय में रखा गया। अब इस हस्तांतरित विषय का जो शासन था वो गवर्नर जनरल अब मंत्रिपरिषद की सहायता से शासन करता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आरक्षित विषय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड जो कुछ सभासद है 3 नियुक्त करता था या 2 नियुक्त करता था, उनकी सहायता से करता था। और जो हस्तांतरित विषय का शासन है उसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते थे उन प्रतिनिधियों में से कुछ मंत्री नियुक्त करता था और उन मंत्रियों के साथ मिलकर के हस्तांतरित विषयों पर शासन करता था। ध्यान दीजिएगा इस बात को। दूसरी बात कि जो मंत्रिपरिषद होती थी उसमें ये निश्चित किया गया कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसकी संख्या यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद उसकी संख्या 10 से अधिक नहीं होगी। कम हो सकती है लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होगी यानी जो मंत्री चुने जाएंगे वो जो विधानसभा है यानी विधान परिषद है केंद्रीय, उसमें जिस मंत्री के पीछे सदन में बहुमत होगा जिस व्यक्ति के पीछे, उसी को मंत्री नियुक्त कर सकता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ 2 बातें होंगी कि जो मंत्री होंगे यानी जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होंगे उन सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया करेगा और उन्हीं सदस्यों को मंत्री बनाएगा जिनके पीछे सदन में यानी विधान परिषद में बहुमत है। ध्यान दीजिएगा, बिना बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ये मंत्री नहीं बना सकता। यहाँ पे 2 बातें कि एक तो मंत्री अगर गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त होता है तो ये प्रसाद पर्यंत होगा यानी गवर्नर जनरल उसे हटा भी सकता है। दूसरी चीज, अगर बहुमत प्राप्त व्यक्ति को मंत्री गवर्नर नियुक्त करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर विधान परिषद अगर अविश्वास पारित कर देती है तो भी मंत्री हटा दिया जाएगा। तो मंत्री एक तरह से 2धारी तलवारों पर चल रहे थे। एक तरफ तो विधान परिषद का दबाव था और दूसरी तरफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भी संतुष्ट करना था। तो एक तरह से ये भी एक पेचीदा मामला था। अब देखिए कि जो मंत्रिमंडल है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है, हमने देख लिया। और जो मंत्री हैं वो गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत काम करते थे अपने पद पे। दूसरी चीज, रक्षा कौल तथा संरक्षण, ये बड़ा कारण है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार को भारत में बने रहने के लिए एक बड़ा हथियार था सरकार के पास कि जब भी वो कोई अधिनियम, जब भी भारत में स्वराज की बात होती या इसको डोमिनियन स्टेटस या स्वतंत्रता की मांग की जाती तो हमेशा या राजनीतिक सुधारों की मांग की जाती। तो ये जो शब्द हैं रक्षा कवच और संरक्षण, इसमें क्या था कि अल्पसंख्यक और अनेक जो भारतीय वर्ग थे छोटे छोटे, उनको संरक्षण के नाम पर सरकार मैक्सिमम जो शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देता था। दूसरी बात, जो ब्रिटिश संसद है उसकी संप्रभुता पर इस एक्ट ने कोई प्रभाव नहीं डाला। यानी ब्रिटिश जो 1935 का अधिनियम है उसके अनुसार जो ब्रिटिश संसद है उसका जो पकड़ थी यानी जो उसका प्रभाव था यानी भारत में, वो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानमंडल यानी जो भी संसद ने कानून पारित किया था यानी जो 1935 का एक्ट पारित किया था उसमें ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकारें या विधानमंडल कोई परिवर्तन कर सकती थी। यानी अभी जो संप्रभुता है भारत में 1935 के एक्ट के द्वारा कहीं भी प्रभावित नहीं किया गया। ये ब्रिटिश संसद और क्राउन में ही नीत रही, किसी भी तरह से भारतीय जनता द्वारा चुने गए मंत्रियों को ट्रांसफर नहीं किया गया। इसलिए संसद ने जो कानून बनाया था 1935 का एक्ट बनाया था उसमें केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी कि उसके प्रावधानों में छेड़छाड़ कर सके या कोई परिवर्तन कर सके। अब देखिए कि पहले की तरह ब्रिटिश संसद और ताज का भारत पे संप्रभुता बनी रही। दूसरी चीज, प्रांतों एवं रियासतों के झगड़ों को निपटाने के लिए एक संघीय न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, संघीय न्यायालय का प्रावधान था। इसके विरुद्ध अब देखिए कि जो संघीय न्यायालय ऊपर हम लोग चर्चा किए हैं उसमें एक बात थी कि ये जो संघीय न्यायालय है ये किसी भी तरह से सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय है इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
यानी ये भारत में अंतिम अपीलीय न्यायालय है। तो लेकिन यहाँ पे जो 1935 के एक्ट से संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं है, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध जो प्रिवी काउंसिल थी, यानी प्रिवी परिषद था ब्रिटेन में, वहाँ पे अपील की जा सकती थी। तो जो वर्तमान में हमारी न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसी ये डिफरेंट। आगे हम लोग देखें कि इसमें 3 सूचियों का प्रावधान किया गया था। तो 1919 के एक्ट में हम लोगों ने देखा कि जो 1919 का प्रावधान है, इसमें 2 सूची का प्रावधान किया गया था, यानी 2 सूचियां लागू थी। लेकिन यहाँ पे अब 3 सूची बना दी गई, और 3 सूची बना दी गई तो ये हुआ कि जो शासन के समस्त विषय हैं उसमें 3 भागों में बांट दिया गया। संघीय सूची में 59 विषय रखे गए, प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए, और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। ध्यान दीजिएगा, ये 3 सूचियों का जो प्रावधान है वो हमारे वर्तमान भारतीय संविधान में यही से लिया गया, और वर्तमान संविधान में भी या जो राज्य व्यवस्था है उसमें भी 3 सूचियों में जो शासन के विषय हैं उसका बंटवारा किया गया। तीसरी बात, जो केंद्रीय विधानमंडल है, इसमें सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। जाहिर सी बात है कि जितनी भी रिफॉर्म आए हैं उसमें पहले की अपेक्षा जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें सदस्यों, जो जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि थे, उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई। तो इसमें भी वृद्धि की गई। जैसे विधानसभा में जो इस समय 375 सदस्यों का प्रावधान किया गया, राज्यसभा में 260 सदस्य रखे गए, और सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली के साथ 10% लोगों को मताधिकार दिया गया। थोड़ा सा मताधिकार जो 2.5 था वो बढ़कर के 10% हो गया, और जो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई। दूसरी बात, सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा, यानी फूट डालो और राज करो की जो नीति है 1935 के एक्ट में भी जारी रखा गया, और इस एक्ट के द्वारा इसका विस्तार किया। अब विस्तार किया जाएगा तो क्या किया जाएगा कि हरिजनों को भी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, यानी उनको भी, उनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने बताया कि हरिजनों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरी चीज, मुस्लिमों के लिए 33 से 2/3% जो सीटें थी उसको आरक्षित कर दिया गया। जाहिर सी बात है कि इनकी भी संख्या बढ़ा दी गई। मजदूरों और स्त्रियों को अलग से कुछ अधिकार प्रदान किए गए। अब देखिए कि जो भारतीय परिषद थी, यानी भारत सचिव की परिषद, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में जो भारत के मामले को देखता था भारत सचिव, तो ये जो भारत सचिव है ये अपनी एक परिषद की सहायता से शासन करता था, यानी भारत के मामलों को देखता था। इस परिषद में 15 सदस्य होते थे, जिसमें हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं 1858 के जो संवैधानिक सुधार थे उसमें। तो ये 15 जो सदस्यों वाली जो परिषद है, इस परिषद को लंबे समय से भारतीय मांग करते रहे कि ये समाप्त कर दिया जाए। तो इस एक्ट के द्वारा बड़ा परिवर्तन किया गया। ये अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि भारत सचिव का जो परिषद था उसको कब भंग कर दिया गया या कब समाप्त कर दिया। तो 1935 के एक्ट से भारत सचिव की जो परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर एक परामर्शदाता मंडल का निर्माण किया गया। लेकिन ये परामर्शदाता जो मंडल थे इसमें अधिकतम और न्यूनतम सदस्य तय कर दिए गए। ये नहीं कि भारी भरकम एक मंत्रिमंडल जैसा बना ले, भारत सचिव या सदस्यों को ला ले, यानी एक काउंसिल निर्मित कर दे। ये हुआ कि 3 सदस्य न्यूनतम हो सकते हैं, और अधिकतम वो चाहे तो 6 सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं, यानी जो भारत सचिव का परामर्शदाता मंडल है। दूसरी बात, हस्तांतरित विषय पर जो भारत सचिव है, ध्यान दीजिएगा, 1919 के एक्ट में जो भारत सचिव है उसका प्रांतीय मामलों पर पकड़ कम किया गया। यहाँ पे देखें कि उसको एक कदम और आगे बढ़ाई ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट के द्वारा। ये हुआ कि जो केंद्र में दैव शासन है, यानी जो आरक्षित और हस्तांतरित 2 विषयों में विषयों को बांटा गया शासन के, उसमें जो हस्तांतरित विषय हैं जो जनता के प्रतिनिधियों को प्रदान किए गए हैं, यानी शासन करने के लिए, उस पर भारत सचिव के कंट्रोल को कम किया गया, यानी नियंत्रण को कम कर दिया गया। ये एक बड़ा परिवर्तन लाएगा, बाद में हम लोग देखेंगे इसको।
अब देखिए 1935 के एक्ट से बर्मा को अलग कर दिया गया। तो ये भी अक्सर पूछा जाता है कि बर्मा को कब अलग किया गया। तो 1935 के एक्ट से किया गया। भारत सचिव के जो परिषद है उसको कब समाप्त किया गया, ये भी 1935 के एक्ट से। दूसरी बात, केंद्र में दैव शासन की स्थापना कब हुई, तो 1935 के एक्ट से। और प्रांतों में स्वराज्य की स्थापना कब हुई, तो 1935 के एक्ट से। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि कॉमन है जो परीक्षाओं में अक्सर करके पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे हमने अभी बताया, तो उसमें क्या निकल के सामने आते हैं। जैसे भारत को बर्मा से कब अलग किया गया, तो 1935 के एक्ट से, जैसे हम लोग देख सकते हैं। दूसरी चीज, हरिजनों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को प्रदान किया गया, तो ये भी 1935 के एक्ट से। तीसरा प्रश्न है कि शासन के विषयों का बंटवारा 3 सूचियों में कब किया गया, तो ये भी 1935 के एक्ट से। और संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब था, किस एक्ट में था, तो ये भी 1935 के एक्ट से। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इसमें भारतीयों ने बड़ा इसको इतना जटिल था, इतना विस्तृत था। दूसरी चीज़, भारतीयों ने जो स्वराज्य की मांग की थी, पूरा शासन भारतीयों को सौंपने की मांग की थी, वो कहीं न कहीं पूरा नहीं किया। इसमें इसकी बड़ी आलोचना हुई। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ऐसा अधिनियम है, यानी यह जो 1935 का अधिनियम है, ये उस ट्रेन की तरह है कि जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं। धन्यवाद।